तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूँ ज्योग्राफी की एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आज आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मैं इसके बाद में फिर नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट के और बायो इन्वायरमेंट का भी टॉपिक आप इसको मान सकते हो। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा एसएससी का मान लो या फिर दूसरे भी एग्जाम्स का आप देखोगे, उनमें कोई किसी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व ना पूछा गया हो। आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप तैयारी करते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप उसमें जीएस अगर आता है और जीएस में अगर उसमें आप देखोगे कि हर एग्जाम में बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमेशा टाइगर प्रोजेक्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में ना हम शुरू कर रहे हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो आइए बच्चों समझते हैं क्या होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व और कौन कौन से भारत में बड़े बायोस्फीयर रिजर्व है और उनसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। आइए इनको हम डिटेल में समझते हैं बच्चों। तो देखो, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे बच्चों, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वन्य जीवों के साथ साथ, वन्य जीवों के साथ साथ, यानी किसी क्षेत्र है, कोई जंगली क्षेत्र है जहां पर वन है, उस क्षेत्र में वन्य जीवों के साथ साथ और वहां की वनस्पति के साथ, यानी वनस्पति और वन्य जीव उनके साथ साथ, यानी फ्लोरा और फोना के साथ, आदिवासी संस्कृतियों को व रीति रिवाजों का संरक्षण, यानी एक साथ संरक्षित किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा जंगली क्षेत्र है, कोई ऐसा वन्य क्षेत्र है जिसमें वहाँ की फ्लोरा यानी वहाँ की वनस्पति, वहाँ का फोना यानी वहाँ की पशु पक्षी जीव जंतु, और साथ में आदिवासी जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, उन सब का इकट्ठे संरक्षण करना, इसको बोलते हैं उसको बायोस्फीयर रिजर्व का ये उद्देश्य होता है। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है 18। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में बोलो, तो 18 है। हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो इस वीडियो में। तो आज मैं समझाता हूँ पहले बायोस्फीयर रिजर्व में कितने हिस्सों में बायोस्फीयर रिजर्व बटा होता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर ये देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या है कि ये इसमें 3 पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे जो संरक्षित क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, तो वो कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले जो बीच में आप क्षेत्र देख रहे हो बच्चों, तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कोर जोन। कोर जोन बोलते हैं इसको, कोर जोन, CORE, कोर जोन। उसके बाहर का जो क्षेत्र है वो बफर जोन है, तो उसे बफर जोन कहा जाता है। उसके बाहर जो ये क्षेत्र है इसको ट्रांजिशनल जोन या फिर संक्रमण जोन कहा जाता है, संक्रमण जोन कहा जाता है। तो समझते हैं इनको एक एक करके। तो जो बीच में कोर क्षेत्र है, आपने इसको देखा, इसको हम डिटेल में यहां समझ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये कोर जोन सबसे पहला हिस्सा है बायोस्फीयर रिजर्व का, जो सबसे अंदर का क्षेत्र होता है और उसमें उसको बोलते हैं कोर जोन। तो देखो, कोर जोन क्या है, कोर जोन क्या है, यानी कोर क्षेत्र क्या होता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र है और इसमें स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं। यानी कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसके अंदर जो सबसे अंदर का जंगल का जो सबसे अंदर का क्षेत्र है, जिसमें केवल स्थानिक पौधे यानी वहाँ का फ्लोरा और जानवर यानी वहाँ की फोना, तो ये दोनों हो सकते हैं, पौधे और जानवर दोनों वहाँ संरक्षित हो सकते हैं। तो ये सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है, यानी किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के बिल्कुल अंदर का क्षेत्र होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रिया यानी रिसर्च हो सकती है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं वन्य जीवों को प्रभावित ना करे, की जा सकती है। यानी इस क्षेत्र के अंदर ये ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जिसके अंदर वहाँ के जीव जंतु, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति संरक्षित की जाती है और उसके अंदर कोई अनुसंधान हो सकता है जो उनको नुकसान ना पहुंचाए, यानी उन प्राकृतिक क्रियाओं और वन्य जीवों को प्रभावित ना करे, ऐसा किया जा सकता है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। देखो क्या फिर क्या है, और इस कोर क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण 1972, तो देखो ये कानून पास हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य शामिल होते हैं, यानी ये बिल्कुल अंदर का क्षेत्र होता है। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो सब शामिल होती है इसके अंदर। ठीक है, इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि बिल्कुल सबसे क्षेत्र
वो क्षेत्र होता है जिसमें जिसमें सबसे अंदर का क्षेत्र है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर केवल वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति को संरक्षित किया जाता है। इसके अंदर मानव का प्रवेश लगभग लगभग मना होता है। केवल कौन जा सकते हैं? केवल वो जा सकते हैं जो सरकारी अधिकारी हो, वन विभाग के, और या फिर कर्मचारी हो, यानी फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्ट एम्प्लॉय, यानी वहाँ का फॉरेस्ट स्टाफ, केवल वो इसके अंदर जा सकता है। यानी इसमें कोई भी जो है मानव का जो आवागमन वर्जित है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो जा सकते हैं, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जा सकते हैं। और इसमें जो भी जीव जंतु पाया जाता है उसको सबको संरक्षित किया जाता है। सबसे अंदर वाला क्षेत्र ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। उसके बाहर का जोन क्या है फिर? तो इसके बाहर के जोन को बोलते हैं बफर जोन। तो देखो क्या है बफर जोन। तो बफर जोन क्या है? बफर जोन है इस क्षेत्र में पूर्णतः नियंत्रित और गैर विध्वंसकारी गतिविधियों की जा सकती है। यानी इसके अंदर थोड़ी ढील होती है। कैसे भाई? ये तो बिल्कुल अंदर वाला क्षेत्र हुआ, तो इसके अंदर तो बिल्कुल ही मानव नहीं जाएगा, कोई भी मानव का प्रवेश वर्जित नहीं होगा। किसको छोड़कर? केवल एक्सेप्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा को छोड़कर। उसके बाद जो बाहर का क्षेत्र है यहाँ थोड़ी सी ढील होती है। थोड़ी ढील क्या होती है भाई? यहाँ पर आ सकते हैं। तो कैसे बताया इसमें? तो इसमें सीमित पर्यटन हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, मछली पकड़ सकते हो इस वाले क्षेत्र में, बफर वाले जोन में, यानी कोर क्षेत्र के बाहर वाले जोन में। तो मछली पकड़ सकते हो, फिर चराई कर सकते हो, पशु को चराने के लिए जा सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर मछली पकड़ी जा सकती है, चराई की जा सकती है, अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल की जा सकती हैं, यानी रिसर्च हो सकती हैं और शैक्षिक गतिविधियाँ यहाँ पर शामिल की जाती हैं। यानी यहाँ पर जो है ना, ये बिल्कुल अंदर वाला कोर हुआ, इसमें तो बिल्कुल नहीं जाएगा कोई भी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर ये जो बाहर है, बाहर वाला जो क्षेत्र है, इस बाहर वाले क्षेत्र में कुछ सीमित गतिविधियाँ की जा सकती हैं, जैसे पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई अनुसंधान, शैक्षिक गतिविधियां व अनुसंधान जैसे कार्य किए जा सकते हैं। यानी थोड़ी ढील है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो सबसे बाहर, तो इसमें मानव प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक है। यानी जो ये कोर क्षेत्र है, यहाँ पर मानव का लगभग जाना वर्जित था, केवल वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर। लेकिन ये जो बाहर वाला क्षेत्र है इसमें जा सकते हैं, लेकिन कुछ सीमित कार्य जैसे पर्यटन के लिए, मछली पकड़ने के, चराई अनुसंधान के लिए जा सकते हैं। और इसके मुकाबले, यानी कोर क्षेत्र के मुकाबले बफर जोन में, जैसे ये क्या, तो ये है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र के मुकाबले बफर जोन में मानव प्रवेश अधिक है, यानी अंदर बिल्कुल कम था, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। और बाहर वाले में है, इसको बोलते हैं ट्रांजिट जोन, इसमें ज़्यादा ही हो जाएगा, यानी इसमें इन तीनों के मुकाबले, दोनों के मुकाबले अधिक होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा बच्चों बफर जोन को जाना। आइए हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पर, और हम इसमें देखते हैं ट्रांजिट क्षेत्र क्या होता है और वहाँ पर क्या क्या ढील दी जाती है। यानी क्योंकि देखो मैंने बताया आपको, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उसका उद्देश्य, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य है कि जीव जंतुओं और वनस्पति के साथ में मानव की बस्तियों को भी संरक्षित करना, यानी जो वहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोग हैं उनको भी संरक्षण देना। ठीक है, जो वहाँ के हैबिटेंट है। तो आइए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट। तो ये लिखा हुआ है संक्रमण जोन। तो संक्रमण जोन क्या है? तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। यह है बायोस्फीयर का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। आपको बताया है मैंने, जैसे कि भाई अंदर क्या है कोर, बाहर क्या होगा बफर, उसके बाहर क्या होगा ट्रांजिस। तो ये ट्रांजिस जोन है, तो ये सबसे बाहर का क्षेत्र है। मानव व संरक्षण के बीच सद्भाव का क्षेत्र है। तो सद्भाव होता है यहाँ पर, मानव व संरक्षण के बीच में ये सद्भाव का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में मानव आदिवासियों की बस्तियां पाई जाती है, यानी यहाँ पर आदिवासियों की बस्तियां पाई जाती है, तो वो यहाँ रह सकते हैं। तो यानी ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इनका कुल मिलाकर उद्देश्य ये होता है कि एक ऐसा जंगल होता है जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति और मानव तीनों को एक साथ संरक्षित किया जाता है। और ये राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। तो आपने समझा भाई इसमें। तो आइए जब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है, उनको हम डिटेल में देखते हैं। और देखने के बाद जो जो एग्जाम में उनसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी देखते हैं। आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं स्लाइड पर, और हम पढ़ने वाले हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो देखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। कौन कौन से वो बायोस्फीयर रिजर्व्स है,
कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो उनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करेंगे। फिर आप देखोगे कि इनसे आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आप जानते हो कि एग्जाम कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो इंडिया के अंदर, आप देखोगे उसमें बायोस्फीयर रिजर्व का, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एग्जाम में और बर्ड सेंचुरी से एग्जाम में क्वेश्चन होता ही है। तो आप कोई भी जीएस का क्वेश्चन देखेंगे तो ये तो मिलना ही है, निश्चित है। यानी अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो जीएस का, तो आप इसको याद कर यानी मैं इसके बाद में एक नेशनल पार्क की वीडियो बनाऊंगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बनाऊंगा, बर्ड सेंचुरी से की एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद इनको याद करने के बाद में आप कोई भी जीएस का एग्जाम देंगे तो उस जीएस के एग्जाम में इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को तो घटा के बाकी जो बचे हैं उनकी प्रिपरेशन करना आप। तो देखिए हम पढ़ते हैं अभी कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किए गए और वो किस स्टेट में है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले है 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ। ये तमिलनाडु में है, केरल और कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्यों आता है, ये इसलिए आता है कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि भाई सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है नीलगिरी, ठीक है। ये 1986 में स्थापित हुआ। उसके बाद दो स्थापित हुए, कब, 1988 में। तो 1988 में दो है, नंदा देवी और नोकरेक। नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में, और नोकरेक कहाँ है, तो ये गारो हिल्स मेघालय में स्थित है, ठीक है। फिर 1989 में 1989 में 4 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुए। तो वो 4 कौन कौन से हैं, तो मन्नार की खाड़ी, सबसे पहले मन्नार की खाड़ी। तो देखो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, लेकिन ये मन्नार की खाड़ी जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और इसका एग्जाम में इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है मन्नार की खाड़ी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो लिखा ना भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का भाग है। तो आपने देखा कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में है और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, ठीक है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है और मानस नदी भी बहती है असम में, तो और मानस जो है वो असम में स्थित है बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार, देखिए ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर स्थित है। तो ये दिखा है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का पश्चिमी उत्तर भाग है। तो ये आपने पढ़ा। तो भाई 4 बने 1989 में। उसके बाद 1994 में सिमलीपाल उड़ीसा में है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में ये आएगा भाई इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो देखो एक तो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वाला, दूसरा इंपॉर्टेंट है मन्नार की खाड़ी क्योंकि ये सबसे बड़ा है। और बाकी ये जितने भी स्लाइड पर हैं तो सारे याद करने, मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप सारे याद करें, क्योंकि आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन आपको जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं कि इनके स्टेट का नाम पूछता है मोस्टली वो एग्जामिनर कि भाई ये कौन से राज्य में स्थित है। तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि सारे याद करें, आप इनको सारे याद करने हैं आपको, ठीक है। तो भैया हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि नोवा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो देखिए ये जो 9th बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू साइखोवा, ये 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ। असम राज्य में ये स्थित है। कहां पर स्थित है, असम राज्य में स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है। उसके बाद फिर 1999 में 2 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुए। कौन कौन से, एक तो दिबांग अरुणाचल प्रदेश में और दूसरा 1999 में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। तो इनको 2 को घोषित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में। सन 2000 में कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, आपको पता है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वतमाला की भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो हिमालय पर्वतमाला की भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और कंचनजंगा उसी क्षेत्र में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये 2000 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। फिर है अगस्त्यामलाई, ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है। 2001 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। फिर 2005, तो 2005 में अचानकमार और अमरकंटक
बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अचानक मार्ग छत्तीसगढ़ में है और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। 2008 में कच्छ का रण को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और ये गुजरात में है। यहाँ से मुझे एग्जाम में क्वेश्चन याद आ गया है कि बताओ कच्छ का रण किस विशेष प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जानवर की विशेष प्रजाति कच्छ का रण में पाई जाती है और कच्छ का रण उसके लिए फेमस है। आप मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कि कौन सी विशेष प्रजाति है वो जो किसी पशु की, किसी जानवर की जो कच्छ के रण में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये 2009 में कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है और कोल्ड डेजर्ट से एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये भारत का सबसे उत्तर में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सबसे उत्तरी यानी सबसे उत्तर में स्थित नॉर्थ इंडिया में सबसे उत्तरी भाग में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यह कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। तो देखो क्या है भाई, 2010 में शेषाचलम की पहाड़ियाँ को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ये आंध्र प्रदेश में है। और 2011 में पन्ना को, जो कि मध्य प्रदेश में है, को 18वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। आपने देखा हमने एक एक कर इन 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ लिया है। इनसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम एक बार फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, वैसे तो सारे 18 के 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में आते रहे हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखो तो आपको ये 18 के 18 मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो बहुत मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं बता देता हूँ, जैसे जिसके बारे में कोई फैक्ट बनता है। जैसे देखिए, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो देखो सबसे बड़ा अगर पूछे तो सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व पूछता है तो आप कहोगे मन्नार की खाड़ी। ये एग्जाम में याद है करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा पूछता है तो ये हो गया। अगर सबसे प्रथम पूछे, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, अगर पहला पूछे तो नीलगिरी है बच्चों, तो इसको याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद अगर सबसे दक्षिणतम, सबसे साउदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व पूछता है, यानी सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है, तो वह है ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिण में स्थित बताओ। अगर सबसे दक्षिण में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाए तो आप कहना ग्रेट निकोबार, जो कि मैंने आपको लिस्ट बताई है। तो सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा, ग्रेट निकोबार। अगर वो सबसे उत्तर में स्थित पूछे, सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में स्थित कौन सा है अगर ये पूछा जाए तो वो है कोल्ड डेजर्ट। कहाँ पर है, हिमाचल में, कोल्ड डेजर्ट। तो इनको हमने पढ़ लिया बच्चों एक एक करके। तो सुनिए, सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ था, तो नीलगिरी 1986 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, यानी श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, मन्नार की खाड़ी का ही भाग है। सबसे अगर दक्षिण में पूछे तो ग्रेट निकोबार और सबसे उत्तर में पूछे तो कोल्ड डेजर्ट है। तो आपने इनको क्वेश्चनों को कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और सारे 18 के 18 याद करो तो आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सारे 18 के 18 किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। तो आइए एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इससे हट जाता हूं तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद ये फिर आप, ये पहली स्लाइड थी हमारी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बोर्ड से हट जाता हूं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, और मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मेरी नेशनल पार्क के बारे में होगी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में होगी। यानी आप देखोगे कि मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा। और उसके बाद कोई भी एग्जाम में जो आपके इस टॉपिक से, इन्वायरमेंट वाले टॉपिक से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप जिसका जवाब ना दे पाओ। तो आप मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।